अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है पुरस्कार कहानी 7वीं कुर्बानी बाय एम.ए. राहत। हमारा शुजरा नसब अमीनपुर के कदीम नवाबी ख़ानदान से मिलता है। अमीनुद्दीन अहमद जंग मुजाहिद मेरे किसी पुश्त के दादा लगते थे और नवाबों की शान तो नवाबी ही होती है, या तो ज़रा खुदापरस्त हुए या फिर। लेकिन मैं अपने अजदाद के बारे में कोई नाजेबा जुमला नहीं कहूँगा, क्योंकि उनका खून मेरी रगों में भी दौड़ रहा है। अमीनपुर अब मुख्तलिफ टुकड़ों में बंट चुका है और यहाँ बहुत से लोगों की जायदादें हैं। अगर एक मालिक होता तो शायद अमीनपुर का नाम अब अमीनपुर भी ना होता, लेकिन चूंकि अब वो किसी एक शख्स की जायदाद नहीं है, इसलिए इसका नाम अमीनपुर ही रहने दिया गया है। अमीनपुर की अजीमुशान हवेली अब भी मेरे कब्जे में है और मेरा पूरा ख़ानदान वहीं रहता है। मुमकिन है यह हवेली भी फ़रोख्त होकर नवाबियत की भीड़ चढ़ गई होती, लेकिन मेरे वालिद साहब, बल्कि यूँ कहना चाहिए दादा हजूर, अपने अजदाद के नक्शे कदम पर नहीं चले। उन्होंने थोड़े बच्चे को बहुत जाना, जानते थे कि बेटे को विरसे में नवाबियत नहीं दे सकते। उन्होंने इत्मीनान से मेरे वालिद को डॉक्टरी की आला तालीम दिलाई। मेरे वालिद ने डॉक्टर बनकर इस हवेली की इज्जत बचा ली। लखनऊ में उन्होंने मतब खोला और 17 साल तक बेहतरीन डॉक्टरों में शुमार होते रहे। बाकी अफराद अमीनपुर ही में थे। वालिद साहब हफ्ते में एक दिन अमीनपुर आते थे, दूसरा दिन रहते थे और तीसरे दिन सुबह सुबह ही लखनऊ चले जाते। वालिद साहब के हाथ नुस्खा आ गया था, इसलिए उन्होंने मुझे डॉक्टर ही बनाने की ठानी, ताकि उनके बाद इस खानदान की इज्जत का रखवाला मैं बन जाऊं और 10-20 चांद मैं भी इस हवेली में लगा दूं। चुनाचे मैं चांद की तलाश में लंदन चला गया और फिर बहुत से चांद लेकर वतन वापस आ गया। डॉक्टरी की आला तरीन सनद वालिद साहब के सामने डाल दी। वालिद साहब इस दौरान लखनऊ छोड़ चुके थे। अब उन्होंने अमीनपुर में ही अपना क्लिनिक खोल लिया था। मेरे वतन पहुंचने की खुशी से सबके चेहरे खिल उठे। वालदा साहिबा खुशी से फूली नहीं समा रही थी, बहनें निसार हो रही थीं। अब्बा जान की खुशी का इजहार उनके खिले हुए चेहरे से हो रहा था। उन्होंने एक नशिस्त में मुझसे कहा, बेटे नोमान, मैंने सारी उम्र कोशिश करके इस खानदान की इज्जत बरकरार रखी है। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पर आ पड़ी है। देखना चाहता हूँ कि अब तुम ये जिम्मेदारी किस अंदाज में पूरी करते हो। आपके मशवरे मेरे लिए मशअले राह होंगे अब्बा जान, फरमाइए, मैंने सादतमंदी से कहा। बेटे, यूं तो इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए दौलत की बेपनाह ज़रूरत पड़ती है। इसके बगैर सही मायनों में ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके साथ साथ कुछ इंसानी इक़दार भी जहन में रखना होती हैं। यकीनन अब्बा जान, इंसानी इक़दार तो ज़िंदगी के लिए बहुत अहमियत रखती हैं, लेकिन मैं अब भी आपकी रहनुमाई का तालिब हूँ। बेटे, मैं जानता हूँ कि तुमने भी अपनी ज़िंदगी के लिए रास्ते मुतय्यन किए होंगे। यकीनन कुछ ख्यालात तुम्हारे जहन में भी होंगे। तुम अगर चाहो तो मुझे बता दो। इसके बाद अगर कोई तरमीम हुई तो तुम्हारे गोश गुजार कर दूंगा। आप मुझे शर्मिंदा ना करें अब्बा जान, मैं सिर्फ आपकी रहनुमाई चाहता हूँ। इसके बावजूद तुमने कुछ तो सोचा होगा। हाँ, बस इसी हद तक कि अपने वतन जाकर अपना एक क्लिनिक खोलूँगा और अब्बा जान बुखल से काम ना लूँगा, ना ही अपने अल्फाज में गबी बनने की कोशिश करूँगा। मेरे ज़हन में यह था कि दौलत भी कमाऊँगा और अपने हमवतनों की खिदमत भी करूँगा। मैंने जवाब दिया, हाँ, दौलत कमाने का तसव्वुर बुरा नहीं है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो ज़िंदगी के एक मुकम्मल स्टेज पर पहुंचने के बाद अपने हालात को बेहतर बनाए, अपने खुश आइंदा हालात को बरकरार रखे। अल्लाह का शुक्र है बेटे कि हमारे आबा अजदाद जो कुछ खो चुके थे, मैंने उसमें ही बहुत कुछ हासिल कर लिया और तुम्हारे लिए कम अज़ कम वो कैफियत नहीं है जो मेरे लिए पैदा हो गई थी। लखनऊ में क्लिनिक बनाने का ख्याल मेरे जहन में यूँ आया कि मुझे अपने ख़ानदान के लिए, तुम्हारे लिए और ख़ुद अपने लिए बहुत कुछ करना था। चुनाचे मैं तुम्हें अपनी कारकर्दगी से मुतासिर नहीं करना चाहता। अलबत्ता मैं ये कहने में आर महसूस नहीं करता कि मैंने ना सिर्फ अपने ख़ानदान की इज्जत बहाल की, बल्कि जिस खिदमत का तसव्वुर मेरे जहन में था, मैंने उसे भी अंजाम देने की कोशिश की। अब मेरी कोशिशें किसी हद तक कामयाब हुई, इसके बारे में तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। जहाँ मेरी कोताहियाँ हैं वहाँ मैं उससे मुआफ़ी का तालिब हूँ। लेकिन बेटे, मेरे अपने ख्याल के मुताबिक इस क्लिनिक से मैंने अच्छी खासी दौलत जमा की और जो वक्त बचा उससे उन नादार लोगों की खिदमत की जो दौलत खर्च नहीं कर सकते थे। मैंने लखनऊ के कुर्ब जवार में छोटे छोटे क्लिनिक खोले हुए थे। हफ्ते में कुछ वक्त मैं वहाँ भी दिया करता और ये मेरी रूह के सुकून का बायस था। बेटे, दौलत बेशक अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरा एक मशवरा है। जी अब्बा जान, मैंने अदब से कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी ऐसे छोटे इलाके में अपना क्लिनिक कायम करो जहाँ कुर्ब जवार के लोग तुमसे इस्तिफादा हासिल कर सकें। बेशक मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम उनका इलाज मुफ्त करो। हाँ, जो जिस काबिल हो उससे उतना ही तलब करो। मेरा ख्याल है ये छोटा छोटा सिलसिला भी काफ़ी हो सकता है और तुम्हें उन गरीब लोगों के साथ हमदर्दी करने पर अल्लाह भी जज़ा देगा।
बाकी मैं तुमसे किसी और चीज़ का तालिब नहीं हूँ। मेरे ज़हन में हमेशा अपने वतन के छोटे छोटे देहातों से दिलचस्पी थी। मैं इस क्लासिकी ज़िंदगी को वालियाना अंदाज में चाहता था जो हमारे वतन के देहातों में थी। मैं इन देहातों के मसाइल से भी खूब वाकिफ था। गैर मुल्क में रहकर अपने वतन की बहुत सी बातें याद आती थीं। दिल ही दिल में यह भी सोचा कि अगर अल्लाह ने मुझे किसी काबिल कर दिया तो उसके दिए हुए अतिया को मैं उन लोगों पर ज़रूर खर्च करूँगा जो मेरे वतन के देहातों में रहते हैं और जिनके पास वसाइल नहीं है। मेरे दिल में यह ख्वाहिश भी थी कि मेरे वालिद साहब ने जितना कुछ मेरे ऊपर खर्च किया है, उन्होंने जो मेहनत किया उसका सिला कम से कम उन्हें इसी शक्ल में मिलना चाहिए कि वो जिस मिशन को लेकर आगे बढ़े हैं मैं उसे पाया तकमील तक पहुंचाऊं और अपने ख़ानदान की वो इज्जत बहाल कर दूं जो किसी ज़माना में थी। ठीक है, नवाबी दौर ख़त्म हो गया था, लेकिन नवाबों की आन-बान अब भी बाकी थी। हमारे ख़ानदान को इसी ख़ानदान के नाम से याद किया जाता था। चुनाचे इसके लिए इस बात की ज़रूरत थी कि हम अपने रवायात का तकद्दस रखने की कोशिश करें जो हमारे ख़ानदान से मुंसलिक थी। इसलिए मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं भी दौलत कमाऊँ, लेकिन वालिद साहब की ख्वाहिश से मेरी ही ख्वाहिश की तकमील हो रही थी। चुनाचे मैंने उनकी ख्वाहिश को कबूल कर लिया और कहा, दुरुस्त अब्बा जान, मैं भी यही चाहता हूँ कि अपने वतन के उन लोगों की खिदमत करूँ जो मुकम्मल तौर पर दुनियावी सहूलतों से बहुत दूर हैं। इससे अच्छी और क्या बात होगी। अगर ये आपकी ख्वाहिश है तो समझ लें कि ये मेरी भी ख्वाहिश है और अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए मैं आपका दिलो जान से एहसानमंद हूँ। मैं आपके दिए हुए इल्म को इतना आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि लोग हमें याद करें। बहुत अच्छी बात है, वालिद साहब ने कहा और हमने तैयारियां शुरू कर दी। अब्बा जान ने कुर्ब जवार को छाना और फिर अजीमपुरा नामी बस्ती में क्लिनिक खोलने का फैसला किया गया। इस बस्ती से बहुत सारी बस्तियां मुंसलिक थीं। अजीमपुरा को एक छोटा सा कस्बा भी कहा जाए तो गलत ना होगा। खूबसूरत सरसब्ज इलाका मुझे भी बेहद पसंद आया। सादा देहातियों की ज़मीन जिनके बेशुमार मसाइल थे, लेकिन इन्हें हल करने के वसाइल उन मासूम लोगों के पास नहीं थे। छोटे छोटे कच्चे मकानात चारों तरफ बिखरे हुए थे। बाज़ मकान खूबसूरत भी थे। फिर हमने जल्द ही एक जगह का इंतखाब किया और वहाँ क्लिनिक की तामीर शुरू हो गई। बस्ती के लोगों ने हमारे इस ख्याल को बहुत सराहा। इतने बड़े कस्बे और इसकी आबादी के लिए किसी डिस्पेंसरी का बंदोबस्त नहीं था। जो डिस्पेंसरी मौजूद थी उसके बारे में तज़किरा फजूल था। बस यूं कहना चाहिए कि डिस्पेंसरी मुंतज़मीन की नाकारकर्दगी का शाकार थी। इसमें डॉक्टर्स की बजाय सिर्फ कंपाउंडर थे। मरीजों के लिए कोई बिस्तर नहीं था और खैर दुआओं का होना तो ज़रूरी होता नहीं। वहाँ की कसम पुरसी देखकर मुझे बेपनाह दुख हुआ। जाहिर है कि मैं इन तमाम मसाइल से निमट नहीं सकता था, लेकिन अपना फ़र्ज़ तो अदा कर सकता था। चुनाचे वहाँ के लोग इलाज कराने के लिए काफ़ी दूर दूर जाया करते थे और उन बेचारों को इलाज के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। बस्ती के सरबर आबरदा लोगों ने हमसे ताउन की पेशकश की और जिस शख्स से जो काम निकल सकता था हमने भी इसमें कोई एतराज़ न किया। अब मेरा और वालिद साहब का ज़्यादा वक्त इस क्लिनिक की तामीर में सरफ हो रहा था। बड़ी खूबसूरत इमारत बनवाई थी हमने। ऐसी इमारत पूरे इलाके में ना थी। फिर जब क्लिनिक की तामीर हो गई तो मेरी दरख्वास्त पर मेरे वालिद साहब ने इसका इफ्तिताह किया और इसके बाद हमने इसमें स्टाफ मुहैया किया। चंद अफराद मुकामी भी थे। यूं ये क्लिनिक शुरू हो गया। इब्तदाई में बहुत सारे मरीज जो बेचारे शहर जाने के काबिल नहीं थे और काफ़ी दिनों से बीमारियों को भुगत रहे थे आना शुरू हो गए। सबके सब बड़े ममनून और मशकूर थे। हमने उनके साथ बहुत अच्छा सलूक करना शुरू कर दिया और इब्तदाई में क्लिनिक बहुत अच्छा चल पड़ा। मेरे मुलाकातियों में तहसीलदार साहब भी थे, ज़िम्मेदार भी और कृष्ण लाल बजाज भी। सभी लोगों से मैं यकसा तौर पर पेश आता। सभी मुझसे खुश थे। खुदाई मदद भी शामिल थी क्योंकि मैं उन लोगों से मुखलिस था। इसलिए मेरे इलाज से आज तक किसी मरीज को मायूसी नहीं हुई। और फिर इन गरीबों से अच्छा सलूक हो तो ये बेदम गुलाम बन जाते हैं। जिसे देखो मेरा शहदाई, जिसे देखो मेरा दीवाना, जिसकी जो इस्तात थी मेरे लिए लिया चलाता था। वालिद साहिब वालदा बहनें भी कभी कभी आ जाती थीं और मेरे साथ रहती थीं। कस्बे की औरतें उनके सामने बिछ जाती थीं। गर्ज में निहायत पुरसुकून और मसरूर जिंदगी गुजार रहा था। आमदनी भी बुरी नहीं थी। गो में इलाज के एवज़ बहुत मामूली रकम वसूल करता था, लेकिन मरीजों की तादाद काफ़ी थी और दूर दूर से मरीज आया करते थे। फिर कृष्ण लाल बजाज ने अपनी बेटी की शादी की तो बड़े खलूस से मुझे बुलाया और मैं भी पूरे खलूस से उनके यहाँ गया और उसकी बेटी के लिए कन्यादान किया। ऐसी ज़िंदगी से कब उकताहट होती है। मैं सबकी आंखों का तारा था। वालिद साहिब और वालदा बहुत खुश थे। अक्सर 15वें दिन उनसे मुलाकात के लिए जाता था। एक बार जब मैं गया तो वालदा ने बड़ी संजीदगी से कहा, नोमान बेटे, कई बार दिल चाहा है कि तुमसे बात करूं, लेकिन बस इत्तफाक नहीं हो सका। फरमाइए अम्मी जान। तुमने बेशक हमारी हर बात सादतमंदी से कबूल की है और उन बेटों में से हो जिन पर नाज किया जा सकते हैं। आपका शुक्रिया अम्मी जान। मैं खुश नसीब हूँ कि आप लोग मुझसे खुश हैं। हमारे जहन में और भी बहुत सी आरजुएं हैं नोमान। फरमाइए अम्मी।
नोमान, इंसान की ज़िंदगी एक मखसूस अंदाज की हामिल होती है। यूँ समझो ज़िंदगी के मराहिल और फ़राइज़ यकसां होती हैं। जी अम्मी, तुम्हारी ज़िंदगी भी कदम ब कदम वही मनाजिल तय करती रही है और इसमें कोई तहरीक मुमकिन नहीं है। आप पसोपेश क्यों कर रही हैं अम्मी जान? फरमाइए, मेरे लिए क्या हुक्म है? बेतकल्लुफ़ी से कह दें। हम अब तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। शादी? मैं चौंक पड़ा। हाँ, ज़िंदगी की एक और मंजिल। तुम्हें कोई एतराज़ है? नहीं अम्मी, लेकिन क्या? मैं आपके हुक्म से सरताबी की मजाल नहीं रखता, लेकिन मेरे ज़हन में कुछ और ख्यालात थे। मैंने दबी ज़ुबान में कहा। क्या? मैं चाहता था अम्मी, मैंने हिचकिचाते हुए अंदाज में कहा। हाँ हाँ कहो। दरअसल मुझे इस हकीकत से इनकार नहीं है अम्मी कि ज़िंदगी को मुख्तलिफ मनाजिल दरकार होती हैं, लेकिन एक मंजिल पर मजबूती से कदम जमाने के बाद ही दूसरी मंजिल का इंतखाब बेहतर होता है। मैं नहीं समझी, अम्मी ने कहा। मैं अभी अपनी लाइन को मुकम्मल नहीं पाता। क्यों? देखिए ना अम्मी, अभी तो मुझे बहुत से काम करने हैं और मैं चाहता हूँ कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में और क्लिनिक खोले जाएं। ज़रूर खोलो, अम्मी ने कहा। इसके लिए वक्त दरकार है अम्मी। हाँ यकीनन। क्या शादी इसकी इजाज़त देगी? क्या मतलब? एक जिम्मेदारी से ओहदा बरा होने से पहले दूसरी जिम्मेदारी को कबूल कर लेना मुनासिब नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन बाज़ जिम्मेदारियाँ ज़िंदगी का अहम हिस्सा होती हैं और इन्हें कबूल करके फिर ज़िंदगी को और बहुत सी सहूलतें मिल जाती हैं और इंसान ज़्यादा सुकून से ज़िंदगी बसर करता है, अम्मी ने कहा। बेशक अम्मी, लेकिन देखो नुमान, वक्त पुरानी रवायात को पीछे धकेल कर बहुत आगे बढ़ गया है। हमारे ख़ानदान में लड़के और लड़कियां यकसां हैसियत रखते थे और उनके वालिदैन ही उनकी किस्मतों के फैसले करते थे। लेकिन अब हमने भी सोच का अंदाज बदल दिया है और इसे वक्त के मुताबिक ढाल लिया है। क्या समझे? जी, इसीलिए तुम्हारी शरीके हयात के इंतखाब में तुम्हारी पसंद का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ओ अम्मी आप? हाँ, अगर खुद तुम्हारे ज़हन में कोई तसव्वुर है और अगर तुम ज़ुबानी ना कह सको तो पर्चा लिख कर दे दो। अम्मी आपके ख्याल में? हाँ, कोई बुरी बात नहीं है। ज़िंदगी का साथी हस्बे पसंद होना चाहिए। ये इजाज़त ना सिर्फ मैंने बल्कि तुम्हारे अब्बा जान ने भी तुम्हें दी है। मेरी होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तो अब्बा जान की भी यही ख्वाहिश है? मैंने कहा। हाँ, लेकिन अम्मी मेरी ये दरख्वास्त आप मंजूर नहीं कर सकती। मैं अभी एक मंजिल पर खुद को मजबूत नहीं पाता। यहाँ से निमट लूँ तो आगे की ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचूंगा। मुझे थोड़ी मोहलत दरकार है। ठीक है, वही होगा जो तुम चाहोगे, लेकिन कुछ तो हमें भी करने दो। मसलन अम्मी? मैंने पूछा। तुम्हारे जहन में अगर कोई लड़की है तो उसके बारे में बताओ, अम्मी जान ने कहा और मैं हंस पड़ा। आपके ख्याल में मैं इसी वजह से पसोपेश कर रहा हूँ और मैं इसे बुरा भी नहीं समझती। बस आप समझने के अभी इस तरफ जहन ही नहीं गया, चुनांचे ये ख्याल आप जहन से निकाल दें, गोया कोई लड़की नहीं। जी कोई नहीं। मुझे तुम पर फख्र है नुमान, वरना लोग मुल्क से बाहर रहकर बहुत बदल जाती हैं। मैं नहीं बदला अम्मी। तब हमें इजाज़त दो कि हम अपने तौर पर कुछ करें। वो क्या? तुम्हारे लिए रिश्ते की तलाश। आप मुझसे इजाज़त तलब करके मुझे शर्मिंदा ना करें, लेकिन मुझे कुछ वक्त दरकार है। ऐसे काम भी चटपट नहीं होते, वक्त लगेगा। अब ये काम हमारा है कि तुम्हारे लिए ज़िंदगी के साथी का इंतखाब करें, ऐसे साथी का जो हकीकी मायनों में साथी हो। मुझे आप पर भरोसा है अम्मी, मैंने कहा। मैं वापस आ गया, लेकिन अम्मी ने मेरे जहन में एक तस्वुर पैदा कर दिया था और अब अक्सर तन्हा औकात में मेरे जहन में उस हसीन साथी का तस्वुर उभर आता, लेकिन मैं अपने जहन को संभाल लिया करता क्योंकि अभी यह तस्वुर मेरे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं था। मुझे तो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे काम अंजाम देने थे। वक्त यूं ही गुजरता रहा। मेरे क्लिनिक में तोसी होती चली गई। जितनी बड़ी इमारत हमने बनवाई थी उसमें सारी ज़रूरियात पूरी नहीं होती थी। चुनाचे इमारत से मुल्हिका एक जगह को देखकर मैंने अस्पताल की इमारत को वसी करने का प्रोग्राम बनाया। जल्द ही मजदूरों ने काम कर दिया। इसी दौरान हमारे इलाके के करीबी जिम्मेदार मोहम्मद हुसैन के लड़के की शादी हुई। जिम्मेदार मोहम्मद हुसैन ने मुझसे इलाज कराया था और उन्हें मुकम्मल शिफा हुई थी। वो अजीमपुरा से आगे तकरीबन 5 मील एक छोटे से गांव में रहा करते थे। वो गांव उनका अपना था, अच्छी खासी हैसियत थी, मालदार आदमी थे और मुझसे पूरा वादा लिया कि डॉक्टर साहब आप शादी में ज़रूर शिरकत करेंगे, वरना आप सोच लें कि मैं फिर कभी आपके पास नहीं आऊँगा। मोहम्मद हुसैन के इस असरार से मैं बहुत मुतासिर हुआ। चुनाचे मैंने वादा कर लिया कि उनके बेटे की शादी में ज़रूर शरीक होऊंगा। वक्त मुकर्रर पर शादी में शिरकत के लिए चल पड़ा और अपनी खूबसूरत कार में मोहम्मद हुसैन की बस्ती में पहुंच गया। पूरा गांव इस शादी में शरीक था। हर सू खुशियां मनाई जा रही थी। देहाती किस्म के लोग सफ़ेद लिबास में बड़े भले नजर आ रहे थे। लड़कियां रंगीन जोड़े पहने, हाथों में मेहंदी रचाए, चेहरे पर जेवरात सजाए हंसती फिर रही थी। जाहिर है जिम्मेदार के बेटे की शादी थी, कोई मामूली बात नहीं थी। जिम्मेदार की हवेली के सामने ही मैंने चंद कानें देखी। यकीनन ये लोग शहर से आए होंगे।
मोहम्मद हुसैन ने जिस तरह आगे बढ़कर मुझे गले लगाया था, इससे उसके तपाक और पुरजोश अंदाज का एहसास होता है। उसका बेटा जिसकी शादी थी वो भी मेरे पास आया और उसने निहायत पुरतकल्लुफ़ अंदाज में मेरा शुक्रिया अदा किया और बोला, डॉक्टर साहब, आपने यहाँ आकर हमारी इज्जत बढ़ाई है। मैं मुस्कुरा दिया। जाहिर है इसके अलावा मैं कर ही क्या सकता था। तब मोहम्मद हुसैन आगे बढ़कर मुझे मेहमानों में ले चला। बाहर से आने वालों में चंद मुअज़्ज़ज़ लोग नजर आ रहे थे। इनमें एक वजी और दराज कामत नौजवान ने मुझे इम्प्रेस किया। मेरा उसे तारुफ मोहम्मद हुसैन ने ही कराया था। डॉक्टर साहब, इनसे मिलिए, ये बहजाद साहब हैं। मुझे खुशी हुई आपसे मिलकर बहजाद साहब, मैंने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा और बहजाद ने हाथ आगे बढ़ा दिया। ये डॉक्टर साहब हैं बहजाद साहब, डॉक्टर नुमान। बहुत अरसे से यहाँ धूम मचा रखी है। ओह डॉक्टर नुमान, बड़ी तारीफ़ें सुन रखी हैं भैया आपकी। आज आपसे मुलाकात भी हो गई। बहजाद निहायत पुरतफाक अंदाज में आगे बढ़ा और मैं उस शख्स के खुलूस से मुतासिर हुआ था। वैसे अल्लाह का शुक्र है नुमान साहब, मैं तंदुरुस्त हूँ, वरना कभी बीमार होता तो इन लोगों की ज़ुबान से आपकी तारीफ़ें सुन सुनकर इतना इश्तियाक तो हो चुका था कि यकीनन आप ही के पास आता। ना जाने किसकी बदकिस्मती है, मेरी या आपकी, मैं कभी बीमार ही नहीं हुआ। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे बहजाद साहब, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। फिर बहजाद मेरे साथ बैठा रहा। बड़ी शानदार शख्सियत है आपकी डॉक्टर साहब, बिलाशुबा आपसे लोग गलत मुतासिर नहीं होते, बहजाद ने कहा। मिस्टर बहजाद, शख्सियत की बात आ ही गई है तो मैं ये कहे बगैर ना रहूँगा। इस मामले में आप भी भरपूर हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि आपने तो मुझे भी मुतासिर किया है। हम डॉक्टर लोग आमतौर पर जज्बाती नहीं होते, लेकिन आपके मामले में मैं बेहद जज्बाती हो गया हूँ। क्या आइंदा भी मुलाकात होती रहेगी? मैंने मुस्कुराते हुए सवाल किया। क्यों नहीं, क्यों नहीं, बहजाद ने मुस्कुराते हुए कहा। और उसी वक्त किसी ने बहजाद को आवाज़ दी। बहजाद, नुस्वानी आवाज़ थी और मैं चौंक कर इस नुस्वानी आवाज़ पर गौर करने लगा। बेहद खूबसूरत आवाज़ थी। गैर इख्तियारी तौर पर मैंने उसकी तरफ निगाहें दौड़ाईं और फिर मेरी निगाहें उस जगह जमकर रह गईं। हालांकि बदअखलाकी की बात थी, लेकिन वो चेहरा, वो शक्ल ही ऐसी थी कि मेरी तवज्जो उससे ना हट सकी। तब बहजाद उठते हुए बोला, अरे इस सादा से माहौल में हम लोग भी देहाती होकर रह गए हैं। आइए मैं आपको रोशीना से मिलाऊं, आइए आइए। उसने मेरा हाथ पकड़कर उठाया और मैं गैर इख्तियारी तौर पर उसके साथ चलने लगा। लड़की जिसका नाम रोशीना लिया गया था, जदीद तरीन लिबास में निहायत खूबसूरत नजर आ रही थी। वो बहुत भरपूर और मुकम्मल शख्सियत की मालिक थी। इतने मुकम्मल चेहरे कम ही नजर आते हैं। लिबास उसकी शख्सियत से इस कदर हमआहंग था कि वो इंतहाई अनोखी मखलूक मालूम हो रही थी। मिसिस बहजाद, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ओ नहीं भाई, लेकिन तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, बहजाद ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? मैंने पूछा। मतलब ये कि अगर आपकी दुआएं शामिल रहीं तो जल्द ही मिसिस बहजाद बन जाएंगी, बहजाद ने उसके करीब पहुंचते हुए कहा। लड़की ने हमारे अल्फाज सुन लिए थे। उसके होंठों पर एक शर्मगी मुस्कुराहट फैल गई थी। रोशीना, इनसे मिलो, मुझे यकीन है कि तुमने भी इनका नाम जरूर सुना होगा, बहजाद ने कहा। जी आदाब, उसने आहिस्ता से कहा। यानी बगैर तारुफ के ही आदाब, बहजाद ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तारुफ कैसे हासिल करूं? आप खुद ही सिलसिले में खामोश से हैं, लड़की ने बहजाद से कहा। मैं अपना तारुफ खुद ही कराए देता हूं, मेरा नाम नुमान है। ओहो, क्या करते हैं आप? मैं डॉक्टर हूं। अजीमपुर के डॉक्टर नुमान, उसने कहा। हाँ भाई, अब तो मैं खासा फख्र करने लगा हूं अपने आप पर कि मेरी शोहरत इतनी दूर दूर तक फैल गई है, मैंने जवाब दिया। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, बड़ा नाम सुना है आपका। रोशीना ने गहरी निगाहों से मुझे देखा और मेरी निगाहें भी इत्तफाकिया तौर पर उससे जा मिली। बड़ी पुरस्कार आंखें थी। हालांकि उसका चेहरा एक सादा सा दिलकश चेहरा था, लेकिन आंखें अजीबोगरीब कहानियां सुनाती थी। एक अजीब सी चमक इन आंखों में थी जो बुरी तरह जहन पर असरअंदाज होती थी। यूं लगता था जैसे वो आंखें जहन को टटोल रही हों। दूसरे लम्हे मैंने उस पर से निगाहें उठाईं। 2 बार उसे देख चुका था। मुमकिन था बहजाद इस बात को माइंड करता। यूं भी गैर अखलाकी हरकत थी ये। वैसे बहजाद जाहिर था ज़माना शनास आदमी था, तहजीब याफ्ता था, और मैं नहीं चाहता था कि वो कोई ऐसी बात जहन में लाए जिससे मेरी अपनी ज़ात की तहकीर हो। एक अच्छी शख्सियत का मालिक था और मुझे पसंद आया था, लिहाजा मैंने फ़ौरन खुद को संभाल लिया। मैं फितरतन औरतों को ताक झांक की ख्वाहिश नहीं रखता था, लेकिन वो कुछ इस कदर दिलचस्प शख्सियत की मालिक थी कि मैं खुद को मजबूर पा रहा था। मैंने खुद को संभाला दिया। हाँ, तो बात हो रही थी मिस्टर नुमान, मिसिस बहजाद की, मेरा मतलब है कि इन खातून की। रोशीना खातून मेरी मंगेतर है और बहुत जल्द हम लोग यकजा हो जाएंगे, बहजाद ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा। मुसरत हुई बहजाद साहिब, लेकिन आप मुझे इस यकजाई में शामिल करना ना भूलिएगा। यानी क्या मतलब? मेरा मकसद है मुझे अपनी शादी में शरीक ज़रूर करें। ओहो, ये भी कोई कहने की बात है नुमान साहब।
आप यूं समझे कि आपके बगैर शादी हो ही नहीं सकेगी। बहजाद ने जवाब दिया और मैं मुस्कुराने लगा। जरा सी देर में हम खासे बेतकल्लुफ हो गए थे। रोशीना थोड़ी देर तक हमारे साथ बैठी रही और फिर बोली, बहजाद मैं ज़रा अंदर जा रही हूँ, दुल्हन को देखूंगी। हाँ, लड़कियों को हमेशा दुल्हन देखने का शौक होता है और इस शौक से आप भी कहाँ पीछे रह सकती हैं, बहजाद ने कहा और रोशीना चली गई। मैंने उसके बारे में कोई ख़ास बात नहीं सोची थी। ज़ाहिर है वो बहजाद की मंगेतर थी और फिर वो एक दूसरे से प्यार भी करते थे। और फिर मेरी आदत भी ना थी कि हर लड़की के बारे में एक ही अंदाज में सोचूं। बाहर सूरत वो लड़की मुझे अजीब सी लगी। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, लेकिन ना जाने क्यों उसकी आंखें देखने के बाद खूबसूरती का यह एहसास ज़ायल हो जाता था और वो कोई पुरस्रार शख्सियत नजर आने लगती। बहरहाल दोबारा उससे मुलाकात नहीं हुई। हाँ, जब बहजाद चलने लगा तो उसने मुझसे हाथ मिलाया। सारे मामलात तय हो चुके थे। तब मोहम्मद हुसैन से भी मैंने इजाज़त तलब की और कार में बैठकर चला आया। क्लिनिक पहुंचकर भी बहजाद याद आता रहा। अच्छी खासी शख्सियत का मालिक था, लेकिन ना जाने क्यों उसकी आंखें देखने के बाद यह एहसास ज़ाहिर होता था कि अगर मैं चाहता तो उससे जाकर मिल सकता था, लेकिन मेरी मसरूफियत मुझे कहाँ इजाज़त दे सकती थी। जब कभी क्लिनिक के कामों से फुर्सत मिलती तो घर चला जाता। वहाँ माँ बहनें, उनके अलावा अब्बा जान मेरा शिद्दत से इंतज़ार किया करते और जब मैं वहाँ पहुँच जाता तो गोया उनके लिए दिन ईद और रात शब बारात बन जाया करती। फिर एक दिन तहसीलदार से मुलाकात हुई। शिकार का प्रोग्राम था। मेरे पास इसलिए आए थे कि मैं शिकार खेलने के लिए चलूं। मैंने उनसे माजरत करते हुए कहा, तहसीलदार साहब मेरे पास फुर्सत कहाँ है जो मैं शिकार खेलने चलूं। भाई नुमान, मेरा दिल तो बहुत चाह रहा है कि शिकार खेला जाए और तुम कम अज कम तो 2 दिन हमारे साथ रहो। तहसीलदार साहब बड़ी मुश्किल पेश आ जाएगी। क्या मुश्किल पेश आ जाएगी? यहाँ क्लिनिक का मसला है, इसके अलावा मरीजों की देखभाल भी है, मैंने कहा और तहसीलदार साहब चिढ़ गए। और ये जो आपके मुआविन डॉक्टर्स हैं ये क्या करेंगे? तहसीलदार साहब ने कहा और मैं सोचने पर मजबूर हो गया। ना जाने क्यों मेरे दिल में भी एक ख्वाहिश सर उठाने लगी कि क्यों ना गिरदोनवा का जायजा लूं। जहन बटेगा और थोड़ा सा फ्रेश भी हो जाऊंगा। चुनाचे मैंने अपने मातहत डॉक्टर से बात की और वह बखुशी इस बात पर तैयार हो गए कि वो क्लिनिक का इंतजाम संभालेंगे। पहली मरतबा मैंने यह जसारत की थी। चुनाचे मैंने तहसीलदार साहब से कहा और तहसीलदार साहब खुश हो गए। एक जीप में हम 5 अफराद सवार हुए। तहसीलदार साहब थे, एक उनके साले थे और 2 उनके मातहत थे, जिनके बारे में तहसीलदार साहब का कहना था कि वो बहुत अच्छे शिकारी हैं, और 5वां मैं था। हम चल पड़े। मैं पहली बार अजीमपुरा के गिरदोनवाह देख रहा था। बड़ा खूबसूरत इलाका था, वरना मैंने तो यहाँ आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा मोहम्मद हुसैन की बस्ती देखी थी। इसके अलावा मैंने यहाँ कुछ नहीं देखा था। हमने यहाँ काफ़ी लंबा सफ़र इख्तियार किया। तहसीलदार को जब मालूम हुआ कि मैं 4-5 रोज़ की छुट्टी कर सकता हूँ तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने प्रोग्राम को बढ़ा दिया। चुनाचे हम बहुत दूर निकल गए। फिर एक शाम हमने एक खूबसूरत इलाके में क्याम किया। बहुत खूबसूरत इलाका था, सरसब्ज जंगल था और यहाँ शिकार वगैरह भी काफ़ी नज़र आ रहा था। हम लोग काफ़ी देर तक वहीं रहे। तब तहसीलदार साहब ने कहा, भाई नुमान साहब, यहाँ से थोड़े फासले पर फॉरेस्ट हाउस है, वहाँ हमारे एक दोस्त रहता है, क्यों ना उससे मिले। फॉरेस्ट हाउस में? मैंने चौंक कर पूछा। हाँ, तहसीलदार साहब ने जवाब दिया। क्या नाम है आपके दोस्त का? बहजाद, उन्होंने जवाब दिया। ओह, तो बहजाद फॉरेस्ट हाउस में रहते हैं? हाँ, तो क्या तुम उसे जानते हो? तहसीलदार साहब ने पूछा। जी हाँ। दोस्ती है क्या? नहीं, मुलाकात ज़रूर है, और ये मुलाकात दोस्ती में भी बदल सकती है। मोहम्मद हुसैन के बेटे की शादी पर मुलाकात हुई थी, उसके बाद नहीं। ओहो हाँ, मैं भूल गया था। यकीनी तौर पर वो भी वहाँ मौजूद थे और ये तो अच्छी बात थी। फिर क्यों ना फॉरेस्ट हाउस में क्याम किया जाए और बहजाद को भी इसमें शरीक कर लिया जाए, जैसा आप मुनासिब समझें, मैंने तहसीलदार साहब से कहा। और फिर हम लोग फॉरेस्ट हाउस में जाने की तैयारियां करने लगे। इस दौरान हमने 2 हिरन शिकार किए थे। शिकार किए हुए हिरन हमने जीप में रखे और जीप में सवार हो गए। हमारा रुख फॉरेस्ट हाउस की तरफ था। फॉरेस्ट हाउस की इमारत दरख्तों के दरमियान घिरी हुई थी। बड़ी ही खूबसूरत जगह थी वो। हम लोग वहां पहुंच गए। जीप की आवाज़ सुनकर फॉरेस्ट हाउस का चौकीदार बाहर आया और जब हमने उससे बहजाद साहब के बारे में पूछा तो वो हमें बड़ी इज्जत से अंदर ले गया और कुछ देर के बाद बहजाद हम सब के दरमियान था। मेरा ख्याल था कि बहजाद मुझे देखकर बहुत खुश होगा, लेकिन ना जाने क्यों बहजाद तहसीलदार साहब और दूसरे लोगों से मिलकर पलटा तो उसके चेहरे के तासुरात कुछ अजीब से थे। यूं लग रहा था जैसे वो मेरी आमद से खुश ना हुआ हो या फिर उसे कोई उलझन दरपेश हो। इखलाक निभाने की खातिर वो मेरी तरफ बढ़ा। ओहो डॉक्टर साहब, आप भी हैं? भाई वाह, अच्छी मुलाकात हुई। मैंने बहजाद के इस अंदाज को ताज्जुब से देखा था। जिस तरह वो मुझसे शादी में मिला था वो अंदाज तो था ही नहीं। तब मैंने महसूस किया कि ना जाने क्या बात है, बहजाद का रवैया हद से ज़्यादा सर्द था। मेरी उससे ना तो ज़्यादा मुलाकातें थीं और ना ही गहरी दोस्ती। मैंने उसके सर्द रवैये को टाल दिया।
इस दौरान बहजाद ने अपने मुलाजमीन को हुक्म दिया कि वो हिरन वगैरह तैयार कर लें। उसने खुद को तब्दील करने की कोशिश की थी। शाम को खाने के बाद नशिस्त जमी और चंद साथ के बाद मुझे और बहजाद को तन्हाई नसीब हुई और मैंने उसे मुखातिब किया था। और बहजाद, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। बहजाद ने सर्द लहजे में जवाब दिया। शादी हो गई आपकी? मैंने पूछा और बहजाद चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। फिर बोला, अभी नहीं, लेकिन होने ही वाली है। ना जाने क्यों मुझे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। मुझे यूं लग रहा था जैसे बहजाद मेरी आमद से खुश ना हो, लेकिन इसकी वजह मेरी समझ में ना रही थी। लेकिन मैंने सिलसिले में ज़्यादा सोचने की कोशिश भी नहीं की। कोई रिश्तेदारी तो थी नहीं जो मैं किसी बात को महसूस करता। मैंने खुद को दिलासा देने की कोशिश की। नहीं मिलना पसंद करता तो ना सही। हालांकि उसके सर्द रवैया की वजह मेरी समझ में ना आई। हमने वो रात बहजाद के यहाँ गुजारी। दूसरे दिन तहसीलदार साहब ने वापसी का प्रोग्राम बनाया। बहजाद को उन्होंने शिकार खेलने की पेशकश की थी, लेकिन बहजाद ने यह कहकर इनकार कर दिया, नहीं तहसीलदार साहब, मैं मसरूफ़ इंसान हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है और मैं निकाल भी नहीं सकता, मेरी माजरत कबूल फरमाइए। हम लोग चल पड़े। दूसरे इलाकों में शिकार खेला गया और फिर चौथे रोज़ हम वापस आ गए। क्लिनिक के मामूलात हस्बे मामूल चल रहे थे। मेरी गैर मौजूदगी से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरे डॉक्टर्स ने काम अच्छी तरह से संभाल लिया था, इसलिए मैं बहुत मुतमईन और खुश था। इस तरह मैं घर में भी 2-4 दिन रह सकता था। चुनाचे 4-5 रोज़ के लिए मैंने घर जाने का प्रोग्राम बनाया। मेरे वालिदैन सोच भी ना सकते थे कि मैं 4-5 रोज़ के लिए भी घर आ सकता हूँ। चुनाचे जब मैंने उन्हें बताया कि मैं 4-5 रोज़ तक घर रहूँगा तो सारे घर में खुशियाँ और मुसरतें फैल गईं। तब दूसरी रात मेरी वालिदा ने मुझसे कहा, नुमान। जी अम्मी, मैं मुअद्दब हो गया। मैं आज फिर तुम्हारे कान खाना चाहती हूँ। अरे नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं, फरमाइए, मैंने मुस्तादी से कहा। हमने तुम्हारे लिए एक रिश्ते का सिलसिला किया है। ओह, मैं परेशान निगाहों से अम्मी को देखने लगा। फारूक अहमद साहब जागीरदार हैं, शहर में भी कारोबार काफ़ी करते हैं और जुबैदा उनकी इकलौती बेटी है। तालीम याफ्ता है, सुना है सलीका शुआर और खूबसूरत भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि फारूक अहमद साहब से तुम्हारे अब्बू के दरीना ताल्लुकात भी थे। ये बात किसी ज़रिए से उनके कानों में भी पहुंच चुकी है और अंदाज़ा ये हुआ है कि वो बाखुशी इस पर आमादे हैं। और क्यों ना हो, मेरा बेटा भी तो कोई मामूली हैसियत नहीं रखता, आखिर डॉक्टर है जिसकी शोहरत दूर दूर तक फैलती जा रही है। अम्मी ने मुझे भी मक्खन लगाया। मैं चंद साथ अम्मी को खामोशी से देखता रहा। फिर मैंने खजल से लहजा में कहा, लेकिन अम्मी, आपने मुझसे एक वादा किया था। कैसा वादा? अम्मी, आपने कहा था कि अब यह सिलसिला कुछ अरसे के लिए मुलतवी किया जाएगा। वो तो ठीक है, मैं अब ये नहीं कह रही कि तुम फ़ौरन ही शादी कर लो, लेकिन हमें तो इजाज़त दे दो। अम्मी ने कहा। भाई, क्या गुफ्तगू हो रही है माँ बेटे की? क्या हम भी इसमें शरीक हो सकते हैं? अब्बा जान अचानक अंदर आ गए। आ जाएं, आप भी क्या याद करेंगे? अम्मी ने कहा। अब्बा जान भी अंदर आकर बैठ गए। हाँ, तो हम भी तो सुने क्या किस्सा छिड़ा है। नुमान की शादी की बात हो रही है। वाह, और हमें इस गुफ्तगू से महरूम रखा जा रहा है। ये बात नहीं है। बहरहाल, क्या ख्याल है आपका इस बारे में? फ़ौरन करो। लेकिन ये नुमान अभी नहीं करना चाहता। क्यों भाई, डरते हो शादी से? नहीं, ये बात नहीं है। मैंने अम्मी से अर्ज़ किया है कि हाँ ठीक है, लेकिन सिलसिला शुरू करने में क्या हर्ज है? ये शादी के लिए कुछ मोहलत चाहती हैं और मैं चाहती हूँ इसमें हर्ज भी कोई नहीं। लेकिन फारूक अहमद की लड़की हमारे ख्याल में बहुत मौजू है और इनके ख्याल में, अब्बा जान ने कहा। इन्हें एतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे एतराज़ है, वालिद साहब ने कहा और अम्मी ताज्जुब से उनकी शक्ल देखने लगी। आपको क्या एतराज़ है? सिर्फ ये कि जब तक नुमान लड़की को ना देख लें और उसे पसंद ना कर लें, हम कोई कोशिश नहीं करेंगे। ओह, लेकिन अब्बा जान, मैंने कहा। यार, मान लिया तुम बेहद नेक और सादतमंद इंसान हो, लेकिन बस मैं यही चाहता हूँ, क्या तुम इनकार करोगे? अब्बा जान बेतकल्लुफ़ी से बोले। बेहद नफीस इंसान थे, मैं दिल से उनकी कदर करता था। ठीक है, जो हुक्म। अब प्रोग्राम बताओ। मेरी मसरूफियात? जी हाँ, और आप इसमें से वक्त निकालेंगे। अब तो माशाल्लाह नुमान की मातियत क्लिनिक बखूबी संभालेंगे, इसलिए सिलसिले में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस सिलसिले में क्या होगा? अब्बा जान ने पूछा। सिलसिला ये होगा कि नुमान मियाँ 2-4 रोज़ के लिए नवाब आबाद हो आएंगे। इस तरह मुमकिन है वो जुबैदा को देख भी लें और उस घराने से भी बखूबी वाकिफ़ हो जाएं। अम्मी ने कहा। ठीक है, लेकिन कब? इसके लिए भी थोड़ी सी मोहलत दे दें। मैं जल्दी से बोल पड़ा। कब तक? अम्मी ने पूछा। बस थोड़े से इंतज़ामात करने होंगे, 1 माह मिल जाए तो बेहतर है। कोई हर्ज नहीं है, अब्बा जान बोले। अम्मी भी मान गई और फिर 2-3 रोज़ घर रहकर मैं वापस अजीमपुर आ गया। क्लिनिक के दिन रात हस्बे मामूल थे। एक शाम में दफ्तर में था कि एक जीप क्लिनिक में दाखिल हुई। मेरे दफ्तर से बैरूनी हिस्सा नजर आता था। मैंने जीप से बहजाद को उतरते देखा। एक लम्हे में मेरे जहन में कई ख्यालात आए। बहजाद की सर्द महरी याद आई, लेकिन ये उसका मसला है। अब वो मेरे पास आया तो मैं उससे सर्द महरी से पेश नहीं आऊँगा, मैंने सोचा।
बहजाद शायद मेरे बारे में ही पूछ रहा था। फिर एक मुलाजिम उसे लेकर मेरे पास आ गया। आखा बहजाद आओ आओ भाई मियाँ कैसे हो। मैं खड़े होकर उसे बगलगीर हुआ और बहजाद खजल सा नजर आने लगा। फिर बोला, एक काम से चमनगढ़ गया था, वहां से वापस हो रहा था कि रात होने लगी, सोचा कहीं रुक जाऊं, आप याद आ गए। वल्लाह बहुत अच्छा किया तुमने, बड़ी खुशी हुई। थके हुए हो गए, मैं तुम्हारे लिए गुसल वगैरह का बंदोबस्त कर दूं, मैंने कहा और मुलाजिम को बुलाने के लिए घंटी बजा दी। मैंने महसूस किया कि बहजाद मेरे इत्तेफाक से शर्मिंदा है। मैंने कोई परवाह नहीं की। दफ्तर से उठकर उसे रिहाइशगाह में लाया और फिर गुसल से फारिग होकर मैंने कॉफ़ी बनवा ली। गरम गरम कॉफ़ी की 2 प्यालियां लेने के बाद बहजाद बिल्कुल फ्रेश हो गया। शाम में जंगल का सफ़र, अल्लाह की मेहरबानी जो तुम्हें यहाँ ले आई। मैं तुम्हारी आमद से बहुत खुश हूँ बहजाद, मेरी तो ख्वाहिश है कि तुम 2 या 3 दिन यहाँ रहो। मैंने दरमियान से उसकी बात काट दी और बहजाद हंसने लगा। रात के खाने के बाद उससे गप्पें होने लगीं। मैंने उसकी मंगेतर रोशीना के बारे में पूछा। बिल्कुल ठीक है, बहजाद ने जवाब दिया। क्या वो तुम्हारी कोई अजीज़ है बहजाद, मैंने पूछा। नहीं, लेकिन अब मुझे दिलो जान से अजीज़ है। खूब, शादी कब कर रहे हो? बहुत जल्द, बहजाद ने मुस्कुरा कर कहा। रोशीना के वालिदैन क्या करते हैं? उसके वालिदैन नहीं है, बहुत बड़े आदमी की बेटी है, लेकिन उसे उसके मामू ने परवरिश किया है। बहुत खूब, अच्छी लड़की है। मेरी दुआ है कि तुम दोनों खुश रहो, मैंने पुरखुलूस लहजे में कहा। दूसरे दिन बहजाद रुखसत हो गया, लेकिन उसने अब भी मुझे अपने यहाँ आने की दावत नहीं दी थी, ना जाने क्यों। बात मेरे जहन से निकल गई और मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गया। ठीक 1 माह के बाद मैंने 1 हफ्ते की मोहलत निकाली। मातियतों को सारे काम समझा दिए। उन्होंने वादा किया कि मेरी गैर मौजूदगी में बेहतर तौर पर काम संभाल लेंगे। मैं मुतमईन होकर वापस अमीनपुर चल पड़ा और जब मैंने अम्मी को बताया कि मैं फ़ारूक अहमद के यहाँ जाने को तैयार हूँ तो वो बहुत खुश हुई। मैंने कार ही से सफ़र करने की ठानी थी, इसलिए मैं चल पड़ा। नवाबाबाद का फासला तकरीबन 250 मील था। वालिद साहब ने मुझसे कहा कि कार से सफ़र ना करूं, लेकिन मैंने उन्हें मुतमईन कर दिया था। लेकिन तन्हा सफ़र और तवील ड्राइविंग, मैं थक गया। यूं भी मुनासिब वक्त पर नहीं चला था, इसलिए रास्ते ही में रात हो गई। मैं बोर हो गया था। सोचा रास्ते में अब जो बस्ती नजर आई वहां कैंप करूंगा और दूसरे दिन रवाना होऊंगा। चुनाचे इस वक्त सूरज बिल्कुल छुप चुका था। जब मुझे चंद मलगजी सी रोशनियां नजर आईं, मैं वहां पहुंच गया। 16 नाम का एक गांव था जहां कैंप के लिए कोई मुनासिब जगह नहीं थी। बड़ी मुश्किल से एक डाक बंगले का पता मालूम हुआ जो गांव से काफी फासले पर था। अल्लाह अल्लाह करके पहुंचा। उस वक्त कोई देहाती भी रहनुमाई पर आमादा नहीं था, इतनी दूर कौन जाता। डाक बंगले पर पहुंच गया। सुरख पत्थरों की इमारत थी और इसके एक कमरे में रोशनी भी नजर आ रही थी। बाहरी से मुझे डाक बंगले का चौकीदार मिल गया। उसने सलाम किया और बोला, क्या आप यहाँ ठहरना चाहते हैं? हाँ, वरना इस वक्त मैं यहाँ क्यों आता? कोई बात नहीं है साहब, एक और साहब भी ठहरे हुए हैं, मगर यहाँ बहुत से कमरे हैं। मुझे एक कमरा दे दो, मैंने कहा। कमरा क्या था, अच्छा खासा भूतखाना था। झलिंगा सा पलंग जिस पर चादर साफ बिछी हुई थी, तकिए पर भी नया गुलाब था। अमीनपुर से चलते वक्त कुछ फ्रूट साथ ले लिए थे, वही रात के खाने के काम आए। चौकीदार से मैंने कार की हिफाजत के लिए कह दिया था। इस कमरे में नींद जैसी आ सकती थी आई, मच्छरों ने नाक में दम कर दिया था। चारपाई की चादर उठाकर ओढ़ ली। सोचा कि इससे बेहतर तो था कि कार में ही सो जाता। न जाने किन मुसीबतों के साथ सुबह हुई। रोशनी देखकर इसी तरह कमरे से बाहर निकला जैसे कैदियों को तवील कैद से निजात मिलती है। जो ही कमरे के बाहर कदम रखा, एक खुशरो नौजवान नजर पड़ा जो उम्दा लिबास में था। दूसरे लम्हे मेरा मुंह हैरत से खुल गया, क्योंकि नौजवान की शक्ल मेरे लिए अजनबी नहीं थी। ये बहजाद था जो खुद भी ताज्जुब से मुझे देख रहा था। अरे बहजाद, मैंने ताज्जुब से कहा। डॉक्टर साहब। वो भी मुतहैयर सा मेरी तरफ बढ़ गया। खैरियत, तुम कहाँ? ओह डॉक्टर साहब, आपसे बेहद शर्मिंदा हूँ। फिर हालात कुछ इस तरह बने कि मैं आपको इतला भी ना दे सका। किस बात की? शादी की। अरे तो क्या तुमने शादी कर ली? हाँ। रोशीना से? जी हाँ। भाई वाह, खूब छुपे रुस्तम निकले। मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद कबूल करो। लेकिन यहाँ कहाँ निकले? मैंने मुखलिसाना अंदाज में कहा। रोशीना भी मेरे साथ है, बस ज़रा जज्बाती सी बात है। लेकिन शादी के बाद उसने कहा कि वो अपनी आबाई हवेली में सुहागरात मनाएगी, जहाँ उसके वालिदैन की रूहें उसकी मुंतजिर होंगी। वो बहुत ज़िद्दी है, इसलिए आना पड़ा। रात हो गई और मजबूरन सफ़र मुलतवी करना पड़ा, बहजाद ने जवाब दिया। वाह मेरे भाई, तो इस चक्कर में भागते फिर रहे हो। लेकिन रोशीना की आबाई हवेली कहाँ है? इन्हीं अतराफ में कहीं है, मुझे तो मालूम भी नहीं है। मैं कभी इस तरफ नहीं आया, बहजाद ने जवाब दिया। खूब, तो ये मोहतरमा है कहाँ? ज़रा उनसे भी 2-2 हाथ हो जाएं। मैंने कहा था कि मुझे शादी में शरीक करना ना भूलें। आइए, बस हम भी चलने की तैयारियां कर रहे थे, बहजाद ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर थोड़े फासले पर बने हुए कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर वो बोला, रोशीना बाहर तो आओ, देखो कि एक साहब तुम्हारी खबर लेने आए हैं।
और चंद साथ के बाद ही दिलरुबा चेहरा मेरे सामने था। पुरस्कार आंखों ने मुझे देखा और एक लम्हे के लिए फिर वही शहर मेरे जहन में उतर गया। लेकिन सिर्फ एक लम्हा। दूसरे लम्हे मैंने मुस्कुराकर कहा, भाभी आदाब। क्यों, गद्दारी कर गए ना आप लोग मुझे पूछे बगैर? और रोशीना के होंठों पर रोशन मुस्कुराहट फैल गई। वो कुछ ना बोली, लेकिन बहजाद ने ही तफसील बताई। रोशीना सिर्फ मुस्कुराती रही। अच्छा भाई चलें, मैं तुम्हारी खुशियों के लम्हात को दूर नहीं करना चाहता, फिर मुलाकात होगी, मैंने कहा और हम बाहर निकल आए। चौकीदार को कुछ दे दिलाकर हम अपनी कारों के करीब पहुंच गए। बहजाद अपनी जीप स्टार्ट करने लगा। मैंने भी वैन कार स्टार्ट की जो एक सेल्फी में स्टार्ट हो गई। फिर मैं अपनी कार रिवर्स कर रहा था कि बहजाद की आवाज़ आई, नुमान साहब बराए करम ज़रा, और मैं रुक गया। मैंने कार आगे बढ़ाकर उसकी जीप के आगे कर दी। क्या बात है बहजाद? मेरा ख्याल है गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? रास्ते में डायनमो की सुरख बत्ती चल रही थी। डायनमो काम करना छोड़ गया था। अब बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई, सेल्फ घूम ही नहीं रहा। ओह, मैं कार से नीचे उतर गया। काफ़ी कोशिश की, धक्के भी लगाए, लेकिन जीप स्टार्ट ना हुई। अब क्या किया जाए? जीप यहाँ छोड़कर चौकीदार से कह दो, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर पहुँचा दूंगा, बाद में कोई बंदोबस्त कर लेना। इसके अलावा चारा कार भी नहीं है, बहजाद ने कहा। नुमान साहब को तकलीफ होगी, रोशीना ने कहा। मेरी तकलीफ तन्हा है, इससे आप बेफिक्र हैं, मैंने कहा और फिर उन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। चौकीदार को हदायत करके हम चल पड़े। रोशीना रास्ते में मुझे गाइड कर रही थी। काफ़ी दूर पहुंचकर मैंने कहा, मेरा ख्याल है नवाबाबाद भी यहाँ से दूर नहीं है। हाँ, लेकिन उसके लिए दाएं सेमत चलना पड़ता है। आप फारूक अहमद को जानती हैं भाभी? नहीं, मैं नहीं जानती। रोशीना का लहजा किसी कदर तल्ख था, इसकी वजह मेरी समझ में न आई। इसके बाद मुझे उसकी कोई आवाज़ न सुनाई दी। मैं सीधा ही चलता गया और फिर थोड़ी देर के बाद एक छोटे से कस्बे के नज़दीक पहुंच गया। दूर से ही एक खंडरनुमा हवेली नजर आ रही थी और इस हवेली के बड़े फाटक के पास रोशीना की आवाज़ दोबारा सुनाई दी, यही हमारी मंजिल है। अरे लेकिन हवेली तो वीरान है, मैंने कहा। लेकिन इससे मेरे बचपन की यादें वाबस्ते हैं, मैं इससे जज्बाती ताल्लुक़ रखती हूँ। ओह यकीनन। ना जाने क्यों मेरे जहन में कुरीद पैदा हो गई। कार अंदर ले चलूँ? मैंने पूछा। बस शुक्रिया, आप तकलीफ़ ना करें, रोशीना ने जवाब दिया। अरे रोशीना, ये तुम, मेरा मतलब है नुमान साहब ने, बहजाद ने परेशान लहजे में कहा। बहजाद, तुम सोचो तो सही, मैं एक जज्बाती ताल्लुक़ के तहत यहाँ आई हूँ, कोई अजनबी इस हवेली में साथ होगा तो तुम। रोशीना के लहजे में झल्लाहट थी। लेकिन रोशीना, ये भी तो बुरी बात। बहजाद, रोशीना ने तेज़ लहजे में बहजाद की बात काट दी और उसकी पुरसैर आंखें बहजाद पर जम गईं और बहजाद की आवाज़ बंद हो गई। भाभी ठीक कह रही हैं बहजाद, किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे इजाज़त दो, मैंने कहा और फिर ज़बरदस्ती बहजाद से हाथ मिलाकर कार में जा बैठा और कार वापस मोड़ दी। इसके बाद मैंने उन्हें पलट कर नहीं देखा, लेकिन मेरे ज़हन की कुरीद और बढ़ गई। वो इस वीरान हवेली में हनीमून मनाएंगे, कैसी अनोखी बात है। मैंने एक फ़ैसला कर दिया। फिर एक लंबा चक्कर लेकर मैं कस्बे में पहुंच गया और एक जगह कार रोक दी। मैंने कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर खाईं और फिर दिन बेमकसद घूम फिर कर गुजारा। इसके बाद जो ही झुटपुटा हुआ मैं हवेली की तरफ चल पड़ा। कार मैंने वहीं छोड़ दी थी। यहाँ से हवेली का फासला ज़्यादा ना था। मलगजे अंधेरे में इमारत बड़ी अजीब मालूम हो रही थी। इसके बहुत से हिस्से बोसीदा थे, इसलिए मुझे अंदर दाखिल होने में दिक्कत न हुई। इमारत में कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। मैं चोरों की तरह इसके मुख्तलिफ हिस्सों में फिरता रहा। इतनी बड़ी हवेली में किसी को तलाश करना मुमकिन ना था, लेकिन रोशन हिस्से मेरी रहनुमाई कर रहे थे। और फिर एक राहदारी में मुझे कदमों की आहट सुनाई दी और मैं ठिठक गया। एक सतून की आड़ से मैंने रोशीना को देखा। इस वक्त उसके बदन पर एक कदीम वज़ा का लिबास था। हाथों में उसने 2 शमें पकड़ी हुई थी और उसकी चाल अजीब थी। यह औरत मुझे रोज़े अव्वल से ही पुरस्कार मालूम हुई थी। इस वक्त भी वो बहुत अजीब लगी। वो मेरे नज़दीक से गुजरकर राहदारी के आखिरी सिरे पर घूम गई। बहजाद उसके सामने नहीं था। ना जाने क्यों मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। फिर वो एक दीवार के पास पहुंच गई जहाँ एक चकोर खला बना हुआ था। सोचने समझने का वक्त नहीं था। चंद साथ के बाद मैं भी खला में पहुंच गया। अनोखी जगह थी। नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी और सीढ़ियों के इख्तिताम पर एक गोल कमरा था जो काफ़ी वसी था। जगह जगह जाले तने हुए थे और शमों की रोशनी इस कमरे में थरथरा रही थी। वैसे रोशनी में कमरे का माहौल साफ नजर आ रहा था। ये कमरा खाली था। सिर्फ इसके एक सिरे पर 3 सीढ़ियों वाला एक गोल चबूतरा था जिस पर एक खूबसूरत नौजवान का संगी मुजस्मा था। ये मुजस्मा भी कदीम तर्ज के लिबास में था। मुजस्मा किसी बेहद हसीन नौजवान का था। रोशीना चंद साथ उसके सामने खड़ी रही, फिर आहिस्ता से झुकी और उसने दोनों शमें मुजस्मे के कदमों में नस्ब कर दी। इसके बाद वो आहिस्ता से उठी और मुजस्मे के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मेरे देवता, मेरे सरताज, आज मैं तेरे सामने आखिरी कुर्बानी पेश कर रही हूँ, मेरा मान रखना।
मेरे देवता, और अपनी जून में वापस आ जाना। अगर तुम अपनी जून में वापस ना आए तो मैं बिन मौत मर जाऊंगी, उसने कहा और फिर आंखें बंद करके पीछे हटने लगी। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसी दरवाजे से बाहर निकल गई। वो दोनों शमें अब भी रोशन थीं। मैं अब एक ऐसी जगह पोशीदा हो गया जहां से वो मुझे नहीं देख सकती थी। मेरा ख्याल था कि इस गोल कमरे का पूरी तरह से जायजा लूंगा और इस राज को जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी मैं पूरे तौर से कमरे का जायजा भी ना ले पाया था कि फिर मुझे कमरे में आहट महसूस हुई। आहट में एक से ज्यादा कदम शामिल थे। मैं फिर अपनी जगह रूपोश हो गया। तब मैंने देखा कि रोशीना दोबारा नीचे आ रही थी। उसके साथ बहजाद भी था, लेकिन बहजाद की कैफियत उस वक्त बेहद अजीब थी। यूं लग रहा था जैसे वो नींद के आलम में चल रहा हो। उसकी आंखें बंद थीं और कदम रोशीना के साथ साथ उठ रहे थे। रोशीना बहजाद को लेकर मुजस्मा के बिल्कुल करीब पहुंच गई और फिर उसने बहजाद से कहा, झुक जाओ, देवता के सामने झुक जाओ। बहजाद ने मुजस्मा को नहीं देखा था, इसका मुझे अच्छी तरह यकीन था और यकीनी तौर पर वो नींद के आलम में था। और मैंने देखा कि बहजाद ने गर्दन झुका दी और वो घुटनों के बल बैठता चला गया। उसकी आंखें अब भी नींद में थीं। रोशीना आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म से लिबास उतारने लगी और फिर वह बिल्कुल बरहना हो गई। मम्मी शमों की रोशनी में उसका बदन चमक रहा था। मैंने एक लम्हे के लिए निगाहें झुका लीं। यह तस्वुर भी मेरे जहन में था कि वो मेरे दोस्त की बीवी है, लेकिन इस वक्त जो सूरत-ए-हाल सामने थी उसको जहन में रखते हुए कोई अच्छी बात नहीं सोची जा सकती थी। मुझे अंदाजा हो रहा था कि कोई खौफनाक सूरत-ए-हाल है और कुछ न कुछ होने वाला है। तब उसने अपने लिबास में छुपा हुआ खंजर निकाल लिया और इसे हवा में लहराने लगी। तब वो मुजस्मे के नज़दीक आ गई। मेरे सरताज, मेरे देवता, आज तू जाग जाएगा। हाँ, आज तू जाग जाएगा। आज मेरी बरसों की तपस्या पूरी हो जाएगी। मैं तेरे लिए आखिरी कुर्बानी दे रही हूँ। देख ले, मैंने तेरे लिए कितने कितने कष्ट भोगे हैं, वो कहती रही और आहिस्ता आहिस्ता बहजाद की जानिब बढ़ती रही। ना जाने क्यों मेरे जिस्म के सारे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं समझ रहा था कि आज कुछ ना कुछ होने वाला है, लेकिन जो हो रहा था उसमें दखल किस तरह दूं, मैं किस अंदाज में सामने आऊं। रोशीना बहजाद के बिल्कुल नज़दीक थी और फिर उसने खंजर की नोक से बहजाद की कमीज फाड़ दी। इसके बाद उसने बहजाद की कमीज के टुकड़े टुकड़े करके उछाल दिए और आज मैं तुम्हारा दिल निकाल कर अपने देवता के चरणों में भीड़ कर दूंगी और इसके बाद ये जाग जाएगा। हाँ, ये 7वां बलिदान है, आखिरी बलिदान, उसने वैश्याना अंदाज में कहा। और अब कुछ सोचने की गुंजाइश नहीं थी। रोशीना का इरादा मेरे सामने था। गो मैं कुछ ना समझ सका कि मामला क्या और क्यों है, लेकिन बहजाद की जिंदगी बचाना मेरा फर्ज था। तब मैंने अपने फैसले को दिल में दोहराया और गुर्राता हुआ बाहर निकल आया। खबरदार, मैंने जोर से कहा और रोशीना तेजी से उछल पड़ी। उसने वैश्याना अंदाज में मेरी जानिब देखा और फिर बुरी तरह दहाड़ती हुई मेरी तरफ बढ़ी। तू यहाँ कैसे आया? अच्छा ठीक है, आज एक की बजाय 2 कुर्बानियां होंगी, 2 कुर्बानियां। उसने खंजर से मेरे ऊपर भरपूर हमला किया, लेकिन मैं पूरी तरह होशियार था। मैं छलांग लगाकर दूसरी तरफ आ गया। फिर मैं मुजस्मे के बिल्कुल करीब पहुंच गया। रोशीना मेरी तरफ लपकी, लेकिन दूसरे लम्हे मैंने मोमी शमा मुजस्मे के कदमों से उठा ली और जलती हुई शमा को मैंने रोशीना के चेहरे की तरफ बढ़ाया। रोशीना जिस अंदाज में वैश्याना हमले कर रही थी, उसे एहसास होता था कि वो किसी भी कीमत पर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। दूसरे लम्हे मैंने मुजस्मे के नज़दीक से दूसरी शमा भी उठा ली और मैंने इन्हें रोशीना की तरफ लहराया, लेकिन अफसोस दोनों शमें बुझ गईं। यह अच्छा नहीं हुआ था, क्योंकि अब वो मुझ पर खंजर चला सकती थी। लेकिन शमा के बुझते ही रोशीना की एक तेज चीख सुनाई दी। मैं कुछ ना समझ सका। मैंने देखा वो तेजी से दरवाजे की सिमत भागी थी। मैंने उसका पीछा नहीं किया। इस वैसी औरत से कोई बात बईद नहीं थी। मैं थोड़ी देर तक अंधेरे में खड़ा रहा। मैं बहजाद के तेज सांसों की आवाज़ सुन रहा था। ना जाने वो कहाँ चली गई। मैं बहजाद के नज़दीक पहुंचा और उसे झंझोड़ते हुए कहा, बहजाद, बहजाद। ओह! बहजाद इस तरह चौंका था जैसे वो अचानक नींद से बेदार हुआ। बहजाद, संभलो। कौन हो तुम? उसने असली आवाज में पूछा। बहजाद, मैं तुम्हारा दोस्त नुमान हूँ। नुमान? डॉक्टर? उसने पूछा। हाँ, क्या बात है डॉक्टर नुमान? उठो बहजाद, होश में आओ। मैं होश में हूँ, उसने कहा। अरे, मेरी कमीज कहाँ गई? बहजाद ने अपने बदन को टटोलते हुए कहा, जिससे मुझे एहसास हुआ कि वो होश में है। यहाँ से निकलो बहजाद, मैं तुम्हें सब कुछ बाहर चलकर बताऊंगा, मैंने बहजाद का बाजू पकड़ते हुए कहा। चंद साथ के बाद मैं बाहर आ गया। मुझे खतरा था कि रोशीना भी यहीं कहीं मौजूद ना हो, लेकिन वो नजर नहीं आ रही थी। मैं बहजाद को लेकर बाहर आ गया। वो हैरत से हवेली को देख रहा था और कभी मुझे। चांद निकल चुका था और चांदनी हवेली को मुनव्वर कर रही थी। दफतन बहजाद नींद से चौंक पड़ा, फिर मेरी तरफ हैरत से देखने लगा। इसके बाद वो अजीब से लहजे में बोला, अरे रोशीना कहाँ है?
behज़ाद, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे? कहाँ? जहाँ मैं ले जाऊँ। मगर रोशीना कहाँ है? उसने मुझे मुश्तबा निगाहों से देखते हुए कहा। behज़ाद, मैं इस वक्त तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, बराह करम तुम मेरे साथ चलो। मगर मेरी बीवी यहाँ मौजूद है। वो यहाँ नहीं है। क्या मतलब? अगर तुम पसंद करो तो मेरी बात मान लो, वरना तुम्हारी जिंदगी खतरे में भी पड़ सकती है। मैंने भारी लहजे में कहा और behज़ाद मेरी शक्ल देखने लगा। लेकिन मैं रोशीना को अपने साथ नहीं ले जा सकता। उसे तलाश कर लो, वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगी, मैंने सख्त लहजे में कहा। क्या मतलब? क्यों आखिर? वो भाग गई है। क्यों? कहाँ? मैं नहीं जानता। ना जाने तुम क्या कह रहे हो? तुम बता सकते हो। तुम उस कमरे में कैसे पहुंचे थे जहां से मैं तुम्हें लेकर आया हूं? मैं नहीं जानता, मुझे कुछ याद नहीं, वह सर पकड़कर बोला। बमुश्किल तमाम मैंने behज़ाद को समझाया और उसे लेकर बाहर आ गया। अब इस खौफनाक हवेली में तो ठहरा नहीं जा सकता था। रोशीना कहीं भी चली गई हो, behज़ाद जाहिर था उसके बारे में जरूर पूछेगा, लेकिन कम अज कम यहां से निकलना जरूरी था। सो मैं बाहर आया और behज़ाद को लेकर कस्बे में चल पड़ा। कस्बे में पहुंचकर मैंने अपनी कार का दरवाजा खोला। कार उसी अंदाज में खड़ी थी। तब मैंने behज़ाद को उठाया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन मेरी कैफियत अजीब है, behज़ाद ने कहा। हाँ behज़ाद, तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हारी जिंदगी बाल बाल बच गई। वो औरत तुम्हें कत्ल करना चाहती थी। कौन? वो चौंक पड़ा। तुम्हारी रोशीना। नहीं, ये कैसे मुमकिन है? यही मुमकिन था behज़ाद। ना जाने तुम किस शैतानी चक्कर में फंस गए। मैंने उस औरत का एक खौफनाक रूप देखा है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा। behज़ाद सीट से टिककर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसकी कैफियत बिल्कुल नीम दीवानों की सी थी। रास्ते में मैंने उसे तमाम तफसीलात बताई और behज़ाद शदीद हैरानी के आलम में यह सब कुछ सुनता रहा। फिर वो हैरानकुन लहजे में बोला, मगर ये कैसे मुमकिन है नोमान? behज़ाद, तुम जिस तरह चाहे यकीन कर लो, मैं कसम खा सकता हूँ यही कुछ हुआ था। इसमें एक हरफ भी गलत नहीं। ताज्जुब है, वो कौन थी? behज़ाद ने पूछा। उसके लहजे में इज़्म इहलाल पैदा हो गया। अब हम कहाँ चल रहे हैं नोमान? थोड़ी देर के बाद उसने टूटे हुए लहजे में पूछा। नवाबाबाद। ओह, behज़ाद ने टूटे हुए लहजे में कहा। काफ़ी देर तक वह मुज़मिल रहा। मैं अपने अंदाजे के मुताबिक नवाबाबाद चल पड़ा। मैं सुबह होने से पहले वहां पहुंच जाना चाहता था। रात के तकरीबन 3 बजे थे जब हमने नवाबाबाद के खूबसूरत कस्बे में कदम रखा। मैंने उस वक्त फारूक अहमद साहब को परेशान करना मुनासिब नहीं समझा और यही फैसला किया कि रात यहीं कहीं गुजार कर सुबह उनके यहाँ जाएंगे। सो रात मैंने कार में ही गुजारी। कार हमने खड़ी कर दी थी। कोई हमसे हमारा अहवाल नहीं पूछने आया। फिर मैंने behज़ाद को पूरी तफसील सुनाई और उससे रोशीना के बारे में पूछने लगा। मैं नहीं जानता, मेरी उसकी मुलाकात एक फंक्शन में ही हुई। बस वह मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने उसके बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात भी ना की और ना जाने मुझे क्या हो जाता था उसके सामने। मैं सिर्फ उसकी आंखों के ज़ेरे असर रहता था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वह शुरू ही से पुरस्कार शख्सियत रखती थी, लेकिन अफसोस, ना जाने उसने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया। मैं तो उसे बेहद चाहता था। behज़ाद, तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की। हाँ, आप ठीक कहते हैं। फिर उसने आहिस्ता से कहा, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझे फारूक अहमद साहब के यहाँ ना ले जाएं। क्यों? मेरी हालत दुरुस्त नहीं है और ये मुनासिब नहीं होगा, behज़ाद ने पजल लहजे में कहा। लेकिन फिर तुम कहाँ जाओगे behज़ाद? मैंने पूछा। अपने घर। कहाँ? अपने घर? भाई, मेरा मकसद है फॉरेस्ट हाउस। नहीं, मैं अपने घर जाऊँगा। मगर कैसे जाओगे behज़ाद? अगर आप कर सकते हैं तो सिर्फ इतना करें कि मुझे किसी के साथ डाक बंगले तक पहुँचा दें जहाँ मैंने अपनी जीप छोड़ी है। ठीक है, सुबह को फारूक अहमद के घर चलेंगे। कोई ना कोई बंदोबस्त हो ही जाएगा। दूसरी सुबह हम फारूक अहमद साहब के घर पहुँच गए। वो बेचारे बेहद परेशान थे क्योंकि मेरे वाले साहब ने मेरे पहुँचने का तार दे दिया था। बहुत अच्छी तरह मिले थे। बहुत तपाक से मुझे खुशामदीद कहा गया। मेरे ठहरने का इंतज़ाम हो चुका था। behज़ाद से भी सब लोग बहुत अच्छी तरह पेश आए। फारूक साहिब बेहद खुश इखलाक और दीनदार किस्म के इंसान थे। उनके घर का माहौल बेहद मशरकी था, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया। behज़ाद के बारे में मैंने उन्हें बताया कि वो जाना चाहता है। हालांकि फारूक अहमद साहब ने कहा भी कि कोई बात नहीं, जब वो मेरा दोस्त है तो यहाँ क्याम करे, उसकी मौजूदगी से सबको खुशी होगी। लेकिन behज़ाद के जोर पर फारूक साहब ने उसे वापस भिजवाने का बंदोबस्त कर दिया। behज़ाद चला गया और मैं परेशान से अंदाज में उसके बारे में सोचता रहा। फारूक साहब के यहाँ के शब रोज़ बेहद दिलकश थे। गो ज़ुबैदा मेरे सामने नहीं आई थी, लेकिन उसकी हल्की हल्की झलकियाँ और आहटें मैंने महसूस की थी। मुझे यूँ लगा था जैसे कि वो अच्छी खासी लड़की है।
फारूक अहमद साहब का नक्शे कदम मेरे ज़हन पर ऐसा बैठा कि जब मैं वहाँ से चला तो बेहद खुश था। घर आकर मैंने उनके बारे में सारी तफसीलात बताईं और अपनी पसंदीदगी का इजहार कर दिया। मैं वापस अजीमपुर आ गया और दूसरी तरफ मेरी शादी की तैयारियां होने लगीं। मैं क्लिनिक वापस आ गया। शादी की तैयारियों से भला मुझे क्या दिलचस्पी हो सकती थी, ना ही सिलसिला में ज़रूरत थी। बहजाद का ख्याल दर्जनों बार मेरे जहन में आया और फिर एक बार मौका निकालकर मैं फॉरेस्ट हाउस चल पड़ा। लेकिन वहां पहुंचकर मालूम हुआ कि बहजाद अपने घर गया हुआ है, उसने छुट्टी ले रखी है। मैं उसके बारे में तशवीश में मुब्तला था, इसलिए मैंने उसके घर का पता मालूम किया और उसके शहर तक पहुंच गया। बहजाद के घर वाले बहुत नेक दिल और मिलनसार थे। मुझे पता चला कि बहजाद 3 रोज़ कबल अपने किसी दोस्त से मिलने हुसैन नगर गया हुआ है। उसकी खैरियत मालूम हो गई थी, इसलिए मैं मुतमईन हो गया और वापस अजीमपुर आ गया। जब भी कभी वो मुझे खौफनाक मनाजिर याद आते तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। मैंने इस दास्तान को किसी को नहीं सुनाया, सब इसे मेरे जहन की एक तरह समझते। बात खुद मेरी समझ में नहीं आई थी तो दूसरों को क्या समझाता। शादी की तैयारियां हो चुकी थीं, तारीख भी तय हो गई और मुझे इसकी इत्तला दे दी गई। वालदा साहिबा ने मुझे वार्निंग दे दी कि शादी के बाद कम अज़ कम मुझे 1 माह की छुट्टी करनी होगी, इसलिए इंतज़ामात कर लूँ। फिर मुझे अमीनाबाद पहुँचना पड़ा। घर के लोगों के तो अंदाज निराले ही थे, दूर दूर से मेहमान आ चुके थे। तब एक दिन मुझे दुल्हा बनाया गया और बारात नवाबाबाद चल पड़ी। सच्ची बात है कि अब तो मुझे जुबैदा के ख्वाब आने लगे थे और दिल में एक मीठी सी कैफियत उभर आई थी। फारूक अहमद साहब ने भी खूब हौसले निकाले थे। बारात कैसा शानदार इस्तकबाल किया गया कि जिसकी मिसाल मुश्किल थी। 3 रोज़ तक बारात ठहराई गई। निकाह तो पहले ही दिन हो चुका था। इसके बाद खूब नाटक सवांग होते रहे और मैं सब कुछ भूल गया। तीसरे दिन बारात की वापसी की इजाज़त मिली और दुल्हन रुखसत होकर चल पड़ी। अमीनपुर तक का सफ़र काफ़ी तवील था, लेकिन दौरान सफ़र भी खूब लुत्फ़ आया। मैंने बहजाद के घर के पते पर भी शादी का कार्ड भेजा और उसका काफ़ी इंतज़ार किया, लेकिन बहजाद नहीं पहुंचा। मैं जानता था कि वो बेचारा खुद अफसुर्दा होगा। अजीब चक्कर था। बारात वापस पहुंच गई और फिर घर की रसूमात अदा होने लगी। सबके चेहरे खिले हुए थे। आरसी मसफ में मैंने जुबैदा की शक्ल देखी थी और दिल बलियों उछल रहा था। इतनी हसीन थी वो कि बस अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। आज मुझे उसकी कुर्बत नसीब होने वाली थी। खुदा खुदा करके रात हो गई। लड़कियां उल्टे सीधे मजाक कर रही थीं। गो उनमें मेरी बहनें शामिल नहीं थी, लेकिन उनकी हदायत काम कर रही थीं। खासी रात गए। उजला रूसी में जाना नसीब हुआ। शर्म तो बहुत आ रही थी, क्योंकि बेशुमार शरीर निगाहें मेरी तरफ निगरां थीं, लेकिन जुबैदा के कुर्ब का मुसर्रत आगी एहसास किसी दूसरे को नहीं टिकने दे रहा था। अपने खूबसूरत और सजे हुए कमरे में कदम रखा और दिल धड़क उठा। सामने ही खूबसूरत मसहरी, खूबसूरत जुबैदा से जगमगा रही थी। घूंघट निकाले गर्दन झुकाए बैठी थी। एक अजनबी लड़की किसी अजनबी की मुंतजिर थी। एक ऐसे अजनबी की मुंतजिर जो उसकी पूरी जिंदगी का साथी, उसका सब कुछ था। मेरे ऊपर नशा सा तारी होने लगा। कदम खुद ब खुद मसहरी की तरफ बढ़ गए और मैं उसके नज़दीक पहुंच गया। देर तक सोचता रहा क्या कहूँ, कैसे सिलसिला कलाम शुरू करूँ। लरजते दिल से उसके नज़दीक बैठ गया। जुबैदा, मैंने उसे पुकारा। 2 अजनबी एक दूसरे की ज़िंदगी में किस तरह रच बस जाते हैं, कैसा अजीब लग रहा था। और फिर यह तसव्वुर कि हम सारी ज़िंदगी के साथी हैं। जुबैदा के अंदर हल्की सी लर्जिश पैदा हुई। अब हम अजनबी नहीं हैं तो एक दूसरे से तकल्लुफ़ क्यों करें। मैं तुम्हारी सूरत देख सकता हूँ। इस वक्त ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मैं झुका और फिर मैंने आहिस्ता से घूंघट उलट दिया। तेज़ रोशनियों में जुबैदा, मुझे अचानक कमरा घूमता हुआ महसूस हुआ। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वो जुबैदा नहीं थी। वो तो मैं इस चेहरे को भूल तो नहीं सकता। ये 100% रोशीना थी। हसीन चेहरा, लेकिन अब जो मेरे निगाह में हसीना था वो एक खूबसूरत शैतान का खूबसूरत चेहरा था। दूसरे लम्हे में उछल कर खड़ा हो गया। तुम रोशीना, ये तुम हो? और उसने आंखें खोल दी। वही पुरस्कार और चमकदार आंखें जो जहन को सुलाती महसूस हो रही थीं। और उस वक्त तो वो आंखें सुरख अंगारों की मानंद चमक रही थीं। तुम? जुबैदा कहाँ गई? मैंने वहशत भरे लहजे में पूछा। मेरे कब्जे में है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? आखिर क्यों? मैं तुमने आखिरी बलिदान नष्ट कर दिया था। मैंने सोचा आखिरी बलिदान तुम्हारा दूंगी, सिर्फ तुम्हारा, उसने कहा। सुरख आंखों की सारी चिंगारियां मेरे जहन में पैवस्त हो गई थी। मुझे अपना वजूद सोता हुआ सा महसूस हो रहा था। मैं कोशिश के बावजूद हाथ ना हिला सका। अब मेरी अजीब सी कैफियत थी। मैं अपने जहन से सोच सकता था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था।
आज मुझे कौन रोकेगा, वो फखरिया अंदाज में बोली और फिर मसहरी से नीचे उतर आई। बोल लो, है कोई मुझे रोकने वाला? नहीं, मेरे मुंह से निकला। अल्फाज मेरे काबू में नहीं थे। आओ, खामोशी से निकल चलें। तुम जानते हो हमें कहाँ जाना है। हाँ, मैं जानता हूँ। तब आओ, लेकिन किसी को खबर ना हो। खामोशी से आओ। कार में पेट्रोल भरा हुआ है ना? हाँ, मैंने कहा और फिर उसके इशारों पर मैं नाचता रहा। हम दोनों छुपकर बाहर आए। मैंने अपनी कार निकाली और रोशीना मेरे नज़दीक आ बैठी। मैंने कार स्टार्ट की और फिर हम बाहर निकल आए। दरवाजे पर खड़े चौकीदार ने ताज्जुब खेज निगाहों से हमें देखा। ये सुहागरात उसकी समझ में नहीं आई। तेज चलो, रोशीना ने कहा और मेरा पाँव एक्सीलरेटर पर दबाव डालने लगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी तेज कार नहीं चलाई थी, लेकिन रोशीना मुझे और तेज कार चलाने की हदायत कर रही थी और फिर रफ्तार आखिरी हद को छू गई। मैं तेजी से नवाबाबाद की जानिब जा रहा था। सड़कें सुनसान थीं, इसलिए कोई रुकावट नहीं हुई और कार गोया हवा में उड़ती रही। और फिर मैंने वही पुरस्कार हवेली देखी जिसमें मैं एक खौफनाक खेल देख चुका था, लेकिन मैं पूरी तरह बेबस था। रोशीना मुझे उस तय खाने में ले गई। फिर उसने 2 शमें रोशन की और उसके हलक से एक मुसरत भरा कहकहा आज़ाद हो गया। मेरे देवता, आज तू ज़रूर जागेगा। आज मैं अपना आखिरी बलिदान ज़रूर दे सकूंगी। उसने शमें उस मुजस्मे के कदमों में लगा दी और फिर वो अपना लिबास उतारने लगी। एक बार फिर वो बरहना हो गई थी और फिर वो खंजर लेकर वैश्याना अंदाज में उछलने कूदने लगी। चलो, मेरे देवता के चरणों में झुक जाओ, मैं तुम्हारा बलिदान दे दूं, उसने कहा और मैं किसी मशीनी अमल के तहत उस मुजस्मे के कदमों में बैठ गया। रोशीना चंद साथ इस तरह उछलती कूदती रही। फिर वो मेरे नज़दीक आ गई और उसने मेरी कमीज़ टुकड़े टुकड़े कर दी। फिर खंजर की नोक मेरे सीने से आ लगी और एक लम्हा बाकी था कि वो खंजर से मेरा सीना चाक कर दे कि अचानक मुजस्मे की भरपूर ठोकर उसके मुंह पर पड़ी। ठोकर इतनी भरपूर थी कि रोशीना की पेशानी फट गई। वो दूसरी तरफ उलट गई। तब मुजस्मा सीढ़ियों से नीचे उतर आया और उसने एक और ठोकर रोशीना के रसीद की। फिर मेरे करीब पहुंचा और मुझे झंझोड़ने लगा। डॉक्टर नोमान, होश में आओ। और एकदम जैसे शहर टूट गया। मैं चौंक पड़ा। मैंने पहचान लिया, वो बहजाद था। हाँ, वो तो फॉरेस्ट ऑफिसर बहजाद था। रोशीना उछलकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें ताज्जुब से फटी हुई थीं। तुम कौन हो पापी? हाय, मुझे मेरा आखिरी बलिदान देने दो। गौर से देख, मैं कौन हूँ? उल्लू की पट्टी। मैं वही हूँ जो एक बार तेरे हत्थे चढ़ गया था और जिसके लिए तू बलिदान दे रही थी। वो पड़ा है उस कोने में। बहजाद ने एक तरफ इशारा किया। मैंने देखा, मुजस्मे के कई टुकड़े कोने में पड़े थे। दूसरे लम्हे रोशीना ने एक चीख मारी और खंजर फेंककर मुजस्मे के करीब पहुंच गई। ये तूने क्या किया पापी? हाय, तूने मेरे मनमोहन को मार दिया। हाय मेरे स्वामी, अब तुम ही ना रहे तो मैं रहकर क्या करूंगी? हाय, इस पापी ने मेरे सारे जीवन की तपस्या नष्ट कर दी। उसने मुजस्मे के टुकड़ों को सीने से लिपटा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। हाय स्वामी, अब मैं क्या करूं? वो मुजस्मे के टुकड़ों को जोड़ने लगी और फिर उनके नज़दीक लेट गई और फिर उसका बदन अजीब सी हैयत बदलने लगा। उसकी शक्ल बदल गई और फिर वो हड्डियों के एक पिंजर में बदल गई। मैं और बहजाद उसे देख रहे थे। खस कम जहां पाक, आओ नुमान, बहजाद ने कहा और मेरा हाथ पकड़कर उस मनहूस कैद खाने से बाहर निकल आया। बहजाद, मैंने रुंदी आवाज़ में कहा। भाभी आराम से हैं, मैंने उन्हें समझा दिया है, बहजाद ने कहा। कहाँ है जुबैदा? मैंने बेख्तियार पूछा। हवेली ही के एक कमरे में, बहजाद ने जवाब दिया और फिर मुझे लेकर हवेली के एक कमरे में पहुंच गया जहां जुबैदा मेरी जिंदगी मौजूद थी, बदहवास, परेशान। उसने सहमी हुई निगाहों से हम दोनों को देखा और मैंने सारा तकल्लुफ बालाए ताक रखकर उसे लिपटा लिया। बहजाद कंखारने लगा और मैं झींप गया। आओ बहजाद, चलें, मैंने कहा और फिर उस मनहूस हवेली से निकल आई। मैंने स्टीयरिंग पर बैठना चाहा लेकिन बहजाद ने मुझे रोक दिया। नहीं जनाब, आप मेरी भाभी के साथ पीछे तशरीफ़ रखें, कार मैं चलाऊंगा। मैंने मुस्कुराकर उसकी बात मान ली और फिर मैं जुबैदा के साथ पीछे बैठ गया। उस बेचारी की समझ में एक बात भी नहीं आ रही होगी। मुझे अफसोस है जुबैदा कि तुम मेरी ज़िंदगी में आते ही इस मुसीबत का शिकार हो गई, लेकिन तुम इस कमबख्त के हत्थे कैसे चढ़ गई? बस मैं कुछ नहीं जानती। मैं अपने घर थी, बारात रुखसत होने वाली थी। अचानक मैं बेहोश हो गई। होश आया तो खुद को यहाँ पाया। ओह बहजाद, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? मुझे बताओ। आपका कर्ज उतारना था डॉक्टर नुमान। आपने ऐन वक्त पर मेरी जान बचाई थी। मैंने इसका बदला उतारा है और मैं पहले भी शैतानी जाल में फंसा था। चंद रोज़ तो बस गम का शिकार रहा। फिर मैंने सोचा इस असरार को मालूम तो करूं कि यह चक्कर क्या है, और बस मैंने तहकीक शुरू कर दी। इसके लिए मैं इस कस्बे में आया और एक से मालूमात हासिल की। मेरी मुलाकात एक साधु लक्ष्मी नारायण से हुई और उसने पूरी तफसील बताई।
उस बेचारे ने मेरी मदद की और उस कमबख्त की कहानी सुनाई। ये एक जिमीदार की बेटी रचना थी जिसके ताल्लुकात एक नौजवान हरनाई से हो गए थे। जिमीदार बहुत जल्लाद था। उसने इसकी गर्दन दबाकर एक अंधे कुएं में डाल दिया और हरनाई को जिंदा एक दीवार में चुनवा दिया। लेकिन रचना बदरू बन गई और अपने महबूब के लिए इसने एक अमल शुरू किया। इस सिलसिले में इसने 6 नौजवानों को फांस कर उनके दिल निकाल लिए और उस मुजस्मे के, मेरी मुराद है हरनाई के मुजस्मे के कदमों में उन्हें भीड़ चढ़ाया था। एक रवायत के मुताबिक 7 कुर्बानियों के बाद वो हयात पा जाता। अब इसमें क्या हकीकत है ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने। उसका 7वां शिकार मैं था और जब तुमने मुझे बचा लिया तो इस कमबख्त ने तुम्हारा इंतखाब किया और ना जाने किस तरह भाभी को वहां से लाकर यहाँ बंद कर दिया और खुद तुम्हारे पास पहुंच गई। साधु लक्ष्मी नारायण ने ही ये तरकीब बताई थी कि उस मुजस्मे को तोड़ दूं तो वो ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह का शुक्र है कि मैं इत्तफाकिया तौर पर ही इस हवेली में पहुंचा था। वो मौजूद ना थी, बस मैंने भाभी को यहाँ देखा और मुझे शुबा हो गया। चुनाचे मैंने पहले उस मुजस्मे को तोड़ा और इसके बाद के हालात तुम्हें मालूम है। उफ, मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, अब इस शैतानी चक्कर के बारे में दूसरों को क्या बताएंगे, कौन यकीन करेगा। तेज़ गाड़ी चलाओ बेहजाद। अब मैं चाहता हूँ रात ख़त्म होने से कबल हम वापस पहुँच जाएं और खामोशी से अपने कमरे में चले जाएं। दूसरों को इस बारे में बताने से क्या फ़ायदा। और बेहजाद ने कार की रफ्तार तेज़ कर दी